क्यों रिकॉर्ड रुकी क्यों थी, कोई एरर था? ये तो अब होना शुरू हुई। अच्छा, तो ओके, ऑपरेशन जो चीज रह गई बीच में फिर उसको किसी और लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जो टेक्निकल मैनेजमेंट है उसकी तरफ से जो प्लान आ रहे हैं उनको अचीव करना, इन एक्शन पुट करना। ऑपरेशनल लेवल ऑफ डाटा गवर्नेंस इन्वॉल्व डे टू डे एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। ठीक है, दिस लेवल फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, processes and standard defined at strategic and tactical level to ensure that data is managed effectively on डेली बेसिस। इनका काम क्या है, ऊपर से जो स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट ने और टेक्निकल मैनेजमेंट ने इनको प्लान्स दिए उनको इम्प्लीमेंट करना और डे टू डे एक्टिविटीज को में अंदर क्वालिटी इंश्योर करना। डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट पहला काम क्या है, परफॉर्म रेगुलर डाटा क्वालिटी चेक्स टू इंश्योर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। इनका काम डेली बेसिस पे चेक करना। एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, इनका दूसरा काम क्या है कि जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन पे जिन लोगों की एक्सेस है उसको कंट्रोल करना, उनकी सिक्योरिटी को, उन वहां पे लॉग इन, ऑथराइजेशन, कैमरास, फिजिकल एक्सेस, जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल सारे इंप्लीमेंट करना। क्यों? ताकि डाटा क्वालिटी जो है वो इंश्योर की जा सके। उसके बाद मेटा डाटा मैनेजमेंट। मेटा डाटा क्या होता है भाई? डाटा अबाउट डाटा, समझ आ गई? जैसे मैंने कहा था टेबल ऑफ इंडेक्स होती है, टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, ये डाटा अबाउट डाटा होता है। तो ये भी किसने मैनेज करना होता है? मेंटेन मेटा डाटा रिपोजिटरीज। रिपोजिटरी मतलब इंडेक्सेस कह सकते हैं आप, टेबल ऑफ कंटेंट्स कह सकते हैं। That definition, lineage and uses. Data lineage refer to the history or life cycle of data showing how it moves and transforms from source to destination। important मतलब वो बता रहा होता है कि डाटा कहाँ कहाँ से किस किस स्टेज से आया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आप कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उठा के देखे तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और एक प्रोविजन बार बार चेंज हो रही हो तो उसके ऊपर एक पॉइंट लगा होता है और नीचे एंड नोट शो हो रहे होते हैं कि 2017 में ये अमेंडमेंट हुई, 16 में ये अमेंडमेंट हुई, 15 में ये अमेंडमेंट हुई थी और आज जो है वो ऊपर ये वाली लाइन लिखी हुई। तो वो जो नीचे सारा कुछ बताया गया वो क्या है? मेटा डाटा। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ओरिजिनल प्रोविजन ये थी, फिर 2016 में अमेंडमेंट हुई, 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई, उनके अंदर अमेंड होते हुए तो नीचे एक एंड नोट उनकी चीजों के दिए होते हैं। ये मेटा डाटा मैनेजमेंट, ये इसको लाइनेज भी कहते हैं, जो उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इशू रेजोल्यूशन, अगर डाटा रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे इनकंसिस्टेंसी है, से कि एक स्टूडेंट से नंबर मांगा गया उसने दे दिया, फादर का नंबर मांगा गया दे दिया, जब हम फादर को कॉल कर रहे हैं तो आगे से उसका छोटा भाई फोन उठा रहा है उसका रिजल्ट पूछने के लिए, या पहला ही रिजल्ट आया तो बच्चा आ गया सर वो नंबर अपडेट कराना है, मेरे पापा का पुरानी सिम गुम हो गई है, नई सिम जो है वो मैंने रखवानी है तो काइंडली बाबा का नंबर अपडेट कर दें। तो ये बेसिकली इनकंसिस्टेंसीज आती हैं। या एक ही नंबर अपने में लिख देते हैं वही बाबा के खाते में भी लिख देते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंसीज, एरर हैं, ब्रीचेज हैं। और रिजल्ट के बाद दो चीजें तो अक्सर बच्चे चेंज करवाते हैं, एक बाबा का फोन नंबर और एक दूसरा एड्रेस। घर का एड्रेस शुरू में तो जज्बात में दे देते हैं, घर का एड्रेस भी दे देते हैं, अब्बू का एड्रेस भी दे देते हैं। जब पहला रिजल्ट ही सीधा अब्बू के मोबाइल पे आता है कि पुत्र ये क्या है, और तो कुछ नहीं है लेकिन फेल समझ आ जाता है उन्हें पूरे मैसेज के अंदर। तो फिर अगले दिन हमारे पास लाइन होती है, सर हम इसको कैसे कर सकते हैं? वजह कि हमारा रिजल्ट कार्ड नहीं आया तो एड्रेस गलत था, इस वजह से सही कराना है। या बाबा की सिम गुम हो गई है तो अब उन्होंने नई सिम ली है उसका नंबर अपडेट कराना। तो खैर बारह, ये आप लोगों की कहानियां चलती रहती। तो इस तरह के जो इश्यूज वगैरह होते हैं उसको इशू रेजोल्यूशन कोई उसके अंदर आता है तो ये उनका काम है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का जो उन्होंने करना होता है। उसके बाद कंप्लाइंस मॉनिटरिंग, ये भी मॉनिटर करना कि जो लॉज रेगुलेशंस या फ्रेमवर्क दिया गया है क्या वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। और उसके बाद यूजर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, जो भी नए एम्प्लॉयज आएंगे जिन्होंने किसी सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, डाटा के ऊपर काम करना है, उनकी ट्रेनिंग करना भी किसका काम होता है? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। इस तरह एचआर डिपार्टमेंट भी जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है, तो एचआर डिपार्टमेंट की भी ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट उनको ट्रेनिंग करती है, स्ट्रेटेजिक नहीं करती, स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन करती है, हायरिंग करती है। Importance, ensure that data governance practices are applied, maintaining data quality, support the organization ability to make informed decision based on reliable data। तो ये तीनों लेवल की जो मैनेजमेंट होती है उनके हमने काम देखे स्पेसिफिक टू डाटा गवर्नेंस, स्पेसिफिक टू डाटा गवर्नेंस। और बहुत सारे काम कर रहे थे ये लोग स्पेसिफिक टू डाटा गवर्नेंस, तीनों लेवल की मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और ये चीजें किस कंसेप्ट के अंदर आती है? ये आती है डाटा स्टूवर्डशिप के कंसेप्ट के अंदर। समझ आ गई बात? रिस्पॉन्सिबल होना, डाटा डायरेक्टर होना जो डाटा मैनेजमेंट को देख रहा हो, वगैरह वगैरह। तीनों लेवल की मैनेजमेंट आपस में लिंक्ड होती है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? विजन और डायरेक्शन देती है।
टेक्निकल लेवल उन विजन को प्लान में बनाती है और ये उन प्लान को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करती है। क्लियर है भाई? तो ये हमारी तीनों लेवल की जो मैनेजमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी क्या क्या रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग, रिगार्डिंग व्हाट, किससे रिगार्ड, डेटा गवर्नेंस। तो ये लिख लिया करें छोटी सी लाइन। देखिए इस पूरे टॉपिक को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों अपने जिंदगी फजूल में वेस्ट कर रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो क्या है, बेसिकली ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ड्यूटीज हैं किनकी, मैनेजमेंट की, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की इन ऑर्गेनाइजेशन। समझा गई बात? अच्छा, आई 2 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था मार्केटिंग। हमने कहा था कि मार्केटिंग करने से पहले सबसे पहले हम मार्केटिंग प्लान बनाए, और उसमें पहला काम क्या था, इसको याद है? माशाल्लाह, पेपर रीचेक कराता हूँ तुम लोग को। पहला काम था टारगेट मार्केट सिलेक्ट करना, कि हमारी मार्केट है क्या। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सीए की, तो हमारी एज ए इंस्टीट्यूट, मैंने एक आज मार्केटिंग कंपेन कर ली, तो मेरी टारगेट मार्केट क्या है, मुझे कहाँ कहाँ से कस्टमर मिल सकता है, कौन से स्टूडेंट्स भाई, चल रहा, जो पास कर गए हैं वो, जो ग्रेजुएट कर गए वो, जो ग्रेजुएशन कर गए, जो जॉब कर रहे हैं वो। नहीं, वो हमारी मार्केट, वहां से हमें स्टूडेंट नहीं मिलता, मिलते हैं भाई 50-50 साल के बाद में मिलते हैं हमें स्टूडेंट। हम्म। हम्म। फिर तो ये कहें एक दिन सबने मर जाना है, क्या करना है सीए करके है? क्या हमें इंडिया से स्टूडेंट मिल जाता है सीए का, मिल सकता है ना? तो ब्रॉडर हमारी ऑडियंस क्या है, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान हमारी ऑडियंस है, वहां से कस्टमर मिल जाते हैं। अच्छा, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर सब लोग एक ही नेचर के हैं? नहीं। क्या मैं एक ही पोस्ट बना के तमाम लोगों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं। तो फिर अगला कंसेप्ट था, और वो क्या था, सेगमेंटेशन, कि पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करना सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, ताकि ज्यादा एफिशिएंट तरीके से मैं उनको एनालाइज कर सकूं, उसके हिसाब से मैं डिसीजन लेके पोस्ट बना सकूं, ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव हो। से कि केपी की मेंटेलिटी या वहां के लोगों की कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंट है पंजाब से और सिंध से, तो उनके लिए अलहदा से मार्केट कंपेयर होनी चाहिए, मेरी पंजाब के लिए अलहदा हो, सिंध के लिए अलहदा। और ये कब पॉसिबल होगा, जब मैं इनको ग्रुप्स में डिवाइड करूं सेम डाटा के साथ। अगर सारा डाटा एक ही जगह पे इकट्ठा रख दे, तो क्या उस सारे से कोई एक डिसीजन बनाया जा सकता है? डिसीजन कितनी तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पे अलहदा, टेक्निकल पे अलहदा, ऑपरेशनल पे अलहदा, फिर स्ट्रेटेजिक में अकाउंट्स वालों के अलहदा, मार्केटिंग वालों के अलहदा, फंक्शन वालों के अलहदा, एचआर वालों के अलहदा, कई तरह के डिसीजन होते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को ग्रुप्स में तोड़ना पड़ता है, ताकि हम उनके ऊपर बेहतर तरीके से एनालिसिस परफॉर्म करके ज्यादा एफिशिएंट अपनी मार्केट कैंपेन को रन कर देते हैं। तो इस चीज को कहा जाता है डाटा क्लासिफिकेशन, कि डाटा को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर क्या करना, ग्रुपिंग करना। इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी वैल्यूज। अच्छा ये छोड़ रहे हैं, ये तो क्या कहते हैं वो है ना, सेंसिटिविटी वैल्यूज और इंटेंशन, ये वो बेसिस हैं जिनकी बेस के ऊपर डाटा वो होता है। से जनरल वर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस के ऊपर हम उनको ग्रुप करते हैं, इसको डाटा क्लासिफिकेशन कहा। टाइप्स कितनी है, 4। ये टाइप्स है, मॉडल नहीं है, ये तो फर्क ध्यान में रखिएगा। टाइप्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन कितनी है, 4। पहली पब्लिक डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के लिए बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना तो रही होती है लेकिन वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल होती है, उनको देनी होती है उसको। ओके, गरीबों अपने अकाउंटेंट की फील्ड में ढूंढ लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पता नहीं किधर चले जाते हो आप, अपनी अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर ढूंढो, क्या कर रही होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आ जाए, क्या हुआ, आप बच्चे क्यों ढूंढ रहे, बच्चे आपको ढूंढ रहे हैं।
अच्छा, वैसे बस खत्म होने वाली क्लास हमारी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बनाई जाती है? पब्लिक के लिए। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पब्लिक के लिए होती है? नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो लिहाजा पब्लिक डाटा क्या है? वो डाटा जो एक्सटर्नल यूज के लिए है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा किस लिए बना रही है? इंटरनल यूज के लिए बना रही है। समझ आ गई बात? और इसके अलावा कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, ये इंटरनल यूज के लिए तो होता है लेकिन इंटरनली भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। जैसे आप सबके स्टूडेंट्स, आपकी लिस्ट है, आपके नाम, अटेंडेंस लिस्ट हमारे पास मौजूद है, ये इंटरनल डाटा है। एक्सटर्नल है क्या ये? नहीं। अटेंडेंस लिस्ट होती है ना, वो हर किसी के पास है, वकास साहब के पास होंगी, मैम के पास होंगी, कासम साहब के पास होंगी। लेकिन आपके फोन नंबर भी तो हमारे पास होते हैं। कभी इन लिस्ट पे आपने फोन नंबर लिखा हुआ देखा है? नहीं, वो इनमें से किसी के पास नहीं। वो दो बंदों के पास होंगे जिनके पास सिस्टम की एक्सेस है, तीसरा मेरे पास, या सबके पास भी नहीं है। तो मतलब कि आपका डाटा है तो इंटरनल, इंटरनल में भी फिर एक क्लासिफिकेशन, एक वो डाटा है जो इंटरनली भी यूज में उस तरह नहीं है जिस तरह के, वो कॉन्फिडेंशियल डाटा कहलाता है। और तीसरा होता है फिर रिस्ट्रिक्टेड डाटा, या जिसको सेंसिटिव, ज्यादा मोर से हाईली सेंसिटिव, जैसे आपके मजाहिब, शिया सुन्नी, पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई का कौन है, नून लीग का कोई है? अच्छी बात है, मैं हूं फिर। ओके। तो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल, आपके टेस्ट, आपकी प्रेफरेंसेस, आपके एड्रेसेस, आपके रूट्स, आना जाना, आपकी टाइमिंग्स, ये सब सेंसिटिव डाटा। समझ आ गया? तो बेसिकली कितने तरह के डाटा क्लासिफिकेशन है? कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स। पब्लिक डाटा जो आम पब्लिक को मौजूद है, इंटरनल डाटा जो इंटरनली आम मौजूद है इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉन्फिडेंशियल डाटा जो इंटरनली भी आम मौजूद नहीं, और सेंसिटिव डाटा तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा है जिसकी किसी तक एक्सेस होना भी इलीगल काम है। तो ज्यादातर लॉज जो है वो काम करते हैं लास्ट वाले दो पे, कॉन्फिडेंशियल डाटा और रिस्ट्रिक्टेड डाटा पे। पब्लिक डाटा पे तो ज्यादातर लॉज लगते ही नहीं है, इंटरनल डाटा के ऊपर कम लगते हैं, और इन दो के ऊपर बहुत ज्यादा लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं। तो डाटा क्लासिफिकेशन क्या है एक्चुअली? ग्रुपिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, डाटा क्लासिफिकेशन। कितनी टाइप्स है डाटा क्लासिफिकेशन की? 4 टाइप्स। समझ आ गई कौन कौन सी? शाबाश, ये 4 तरह की क्लासिफिकेशन। तो ये टाइप्स हैं। आगे हमारे हैं कॉमन डाटा क्लासिफिकेशन मॉडल्स। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर मौजूद डाटा कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। किन की बेसिस पे? करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। तो नॉर्मली कुछ ऑर्गेनाइजेशन करती हैं सेंसिटिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन मॉडल, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। ये जो चारों टाइप्स थी, ये कौन सी बेस का मॉडल है? सेंसिटिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन मॉडल है, जिसके अंदर डाटा हम उनकी नेचर की सेंसिटिविटी को देख के क्लासिफाई करते हैं, पब्लिक, इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड। इस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, अब यही 4 डाटा देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डाटा मौजूद है, जरूरी नहीं कि उसकी सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन, एक डाटा मल्टीपल क्लासिफिकेशन का पार्ट हो सकता है। समझा गया? फॉर एग्जाम्पल, आपका डाटा जो रिस्ट्रिक्टेड डाटा है, क्या उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे सकता? है के टॉप मैनेजमेंट, तो वो वहां से एक तरह तो रिस्ट्रिक्टेड वाले मॉडल में आ रहा है, और दूसरी साइड पे उस मॉडल के अंदर आ रहा है जो किसके लिए अवेलेबल है? या ओनली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल। तो एक डाटा मल्टीपल क्लासिफिकेशन का पार्ट हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही डाटा की मल्टीपल क्लासिफिकेशन चल सकती है। सेंसिटिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन में हम डाटा को डिवाइड करते हैं उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से, फिर हम उनके रोल के हिसाब से कि किस डाटा को किस शख्स ने यूज करना है। तो एग्जेक्टिव लेवल, डिपार्टमेंटल लेवल, जनरल स्टाफ लेवल, जिस तरह मैंने कहा, आपका जो पब्लिक डाटा है वो किन के यूज में है? वो तो तमाम लोगों के यूज में। जबकि इंटरनल डाटा अदर स्टाफ के, जबकि आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा डिपार्टमेंट लेवल पे काम कर रहा है, और रिस्ट्रिक्टेड डाटा कौन सी सिर्फ मैनेजमेंट को अवेलेबल है? एग्जैक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अवेलेबल। ठीक हो गया? इसी तरह कंप्लायंस बेस्ड क्लासिफिकेशन मॉडल, अब ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मजहब, कौन सा डाटा है? रिस्ट्रिक्टिव डाटा। ये तो एक क्लासिफिकेशन। फिर ये किस मैनेजमेंट को अवेलेबल? स्ट्रेटेजिक। और फिर क्या इसके ऊपर लॉस लगते हैं? इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा लॉस लगते हैं। तो इसको हाईली कंप्लायंट क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे कि इसके अंदर सबसे ज्यादा लॉस लगने, इनको बहुत ज्यादा सिक्योर करना। एक और क्लासिफिकेशन के अंदर भी सेम डाटा फिट हो गया। समझ आ गया? तो कंप्लायंस बेस्ड, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आईडी नंबर,
पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, फाइनेंस डाटा, सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये वो इंफॉर्मेशन है, ये वो डाटा होते हैं जिनके ऊपर बाकायदा नाम, रूल्स, रेगुलेशन और लॉज अप्लाई होते हैं। तो आपने उसी हिसाब से यहाँ पे डाटा को क्लासिफाई, ये एक ही डाटा डिफरेंट क्लासिफिकेशन का पार्ट हो सकता है, ये क्लियर रखना है, ये साइड में चीजें नहीं। लाइफ साइकिल बेस्ड क्लासिफिकेशन डाटा, डाटा कलेक्शन की स्टेजेस कितनी है? 4 स्टेजेस, क्रिएशन, यूजेज, आर्काइव और डिस्ट्रक्शन। ये वाला डाटा आर्काइवल डाटा, मतलब आपका पुराने स्टूडेंट जो हमारे 3-4 बैच गुजर गए, अब उनका जो डाटा हमारे पास है वो हमारे क्या यूज का है? नहीं, उसे हम आर्काइव कर देंगे डिस्ट्रॉय करने से पहले, 5-7 साल में हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। तो ये एक और क्लास उसी चीज की, आपका मजहब का इंफॉर्मेशन जो पड़ी है, पहले नंबर पे वो किस क्लासिफिकेशन में आ रही है? रिस्ट्रिक्टेड में। दूसरे नंबर पे किस पे आ रही है? एग्जेक्टिव। तीसरे नंबर पे हाईली कंप्लाइंट के अंदर, और चौथे नंबर पे आर्काइव में आ गया, के बाद में हमने इसको डिस्ट्रॉय कर। और इस तरह गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जो डाटा क्लासिफाई हो रहा होता है वो भी अनक्लासिफाइड, पब्लिक इंफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्टेड, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, ये तकरीबन एक किस्म की सेपरेट क्लासिफिकेशन आप रख ले, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटा होता है जो वो क्लासिफाई कर रही है। तो अपनी क्लासिफिकेशन करती हैं इन बेसिस के ऊपर या इन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, अनक्लासिफाइड डाटा, रिस्ट्रिक्टेड डाटा, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट या टॉप सीक्रेट। तो डाटा की क्लासिफिकेशन के ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेमवर्क। तो इसके ऊपर कौन सा? अडोप्ट फ्रेम, लाइक, आईएसओ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये नीचे साइबर स्टोरी फ्रेम का जो हमारे नेक्स्ट है ना उसके अंदर देख लेंगे।